दोस्तों, पाकिस्तान के एक टॉप जनरल ने भारत को खुली धमकी क्यों दे दी? क्या सच में भारत की सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इस युद्ध में इस्तेमाल हो रही है? और उधर दिल्ली में बैठी किसी विदेशी एम्बेसी को भारतीय नागरिकों से सीधे पैसों की मदद क्यों मांगनी पड़ी? चलिए दोनों अपडेट को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। दरअसल दुनिया की नजरें इस वक्त मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल की जंग पर टिकी हैं, लेकिन ठीक इसी दौरान भारत के पड़ोस में एक और भीषण युद्ध छिड़ चुका है। ये जंग हमारे बहुत करीब है। दोस्तों, ईरान युद्ध के शोर के बीच अब पाकिस्तान और तालिबान भी आमने सामने आ गए हैं और एक दूसरे पर बारूद बरसा रहे हैं। खबरों की माने तो गुरुवार की देर रात पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने अफगानिस्तान की सीमा लांघकर कंधार एयरपोर्ट, पख्तिया और राजधानी काबुल के कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी। पाकिस्तान का दावा है कि उन्होंने टीटीपी के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में कोई बड़ा कमांडर नहीं मारा गया, बल्कि मासूम अफगानी नागरिक इसका शिकार हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी वायुसेना बिना सटीक जानकारी के बस बम गिराने में जुटी है, क्योंकि पिछली बार भी उन्होंने ऐसी ही भारी चूक की थी। लेकिन तालिबान खामोश बैठने वालों में से नहीं है। अपनों का खून बहता देख तालिबान ने ऐसा पलटवार किया कि इस्लामाबाद तक दहल गया। खबर है कि जवाबी कार्रवाई में तालिबान ने पाकिस्तान की राजधानी और कोहाट के मिलिट्री बेस पर घातक ड्रोन हमले किए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कोहाट क्या है। दरअसल पेशावर के दक्षिण में स्थित ये छोटा सा शहर पाकिस्तानी सेना के लिए बहुत मायने रखता है। यहाँ उनकी एक बड़ी छावनी, ट्रेनिंग सेंटर और एयरबेस है। तालिबान के इन ड्रोन्स ने सीधे सेना के गोला बारूद के भंडार को निशाना बनाया, जिससे पाकिस्तान को भारी नुकसान होने की खबरें आ रही हैं। विश्लेषकों का कहना है, इस हार और नाकामी से तिलमिलाया पाकिस्तान अब हमेशा की तरह अपनी गलती का ठीकरा भारत पर फोड़ने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के डीजीआईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने भारत को खुली धमकी दे डाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका आरोप है कि भारत तालिबान की मदद कर रहा है। अहमद शरीफ का कहना है कि भारत अपने मिलिट्री सैटेलाइट्स के जरिए तालिबान को एक्सेस दे रहा है, जिसकी वजह से उनके ड्रोन इतने सटीक हमले कर रहे हैं। उनके मुताबिक क्योंकि अमेरिका ने तालिबान के लिए जीपीएस बंद कर रखा है और चीन भी मदद नहीं कर रहा, तो ये तकनीक भारत ही मुहैया करा रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि बिना भारत की नेविगेशन मदद के तालिबान उनकी छावनियों तक पहुंच ही नहीं सकता। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर भारत ने समर्थन बंद नहीं किया तो नतीजे अच्छे नहीं होंगे। हालांकि भारत सरकार और विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को निराधार और हास्यास्पद बताते हुए खारिज कर दिया है। भारत ने स्पष्ट किया है कि उसका अफगानिस्तान के साथ जुड़ाव पूरी तरह से मानवीय सहायता, बुनियादी ढांचे के विकास और क्षमता निर्माण तक सीमित है। अब अहमद शरीफ की बातों में कितनी सच्चाई है, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हकीकत ये है कि कई विश्लेषकों का कहना है कि जो पाकिस्तान कभी दूसरों के लिए गड्ढे खोदता था, आज वो खुद उसमें गिरता नजर आ रहा है। एक दौर था जब पाकिस्तान की शह पर हमारी छावनियों जैसे उरी को निशाना बनाया गया था, और आज वही मंजर उनके अपने घर में दिख रहा है। इसे ही कहते हैं, जो बोया है वही काटना पड़ेगा। विश्लेषकों का तर्क है कि भारत द्वारा तालिबान को सैटेलाइट एक्सेस देने का कोई ठोस सबूत पाकिस्तान ने पेश नहीं किया है, और ये दावा पाकिस्तान द्वारा अपनी वायु रक्षा प्रणाली की विफलता को छिपाने का एक बहाना हो सकता है। दोस्तों, जंग चाहे जो भी हो, उसकी सबसे भयानक कीमत हमेशा आम इंसानों को ही चुकानी पड़ती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहे इस युद्ध का खौफनाक चेहरा भी अब दुनिया के सामने आ रहा है। यूएनएचसीआर के आंकड़े डराने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ मार्च के पहले हफ्ते तक ही 1,15,000 से ज्यादा लोग अपने घर बार छोड़कर भागने को मजबूर हो चुके हैं। बॉर्डर से सटे होस्ट और पक्तिका प्रांतों का हाल तो सबसे बुरा है, जहां पाकिस्तान की तोपों ने कई हंसते खेलते परिवारों को हमेशा के लिए उजाड़ कर रख दिया है। अब जहां एक तरफ लोग बेघर हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस पूरी तबाही के बीच एंट्री होती है ड्रैगन यानी चीन की। असल में चीन को इस इलाके में शांति से ज्यादा अपने मुनाफे की फिक्र है।
चीन यहाँ का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। उसकी एक नज़र अफगानिस्तान के कीमती प्राकृतिक खजानों पर है, तो वहीं दूसरी ओर उसे पाकिस्तान में चल रहे अपने अरबों डॉलर के सीपीईसी प्रोजेक्ट की सुरक्षा की भी चिंता सता रही है। इसीलिए चीनी विदेश मंत्री वांग यी बीच बचाव करने उतर आए हैं। उन्होंने दोनों देशों को चेतावनी दी है कि वे हथियारों का इस्तेमाल बंद करें और बातचीत से रास्ता निकालें। चीन ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हुए नवंबर 2025 और अभी हाल ही में मार्च 2026 में शांति वार्ता भी करवाई, लेकिन ड्यूरंड लाइन का पुराना विवाद और टीटीपी के मुद्दे पर पेंच ऐसा फंसा कि बात बन ही नहीं पाई और चीन की सारी कोशिशें नाकाम रहीं। दोस्तों, ये जंग सिर्फ पाकिस्तान के घर तक नहीं रुकी। इसी युद्ध की आग में जल रहे ईरान ने कुछ ऐसा किया जो सीधे आपके और मेरे दरवाजे तक आ पहुंचा। दिल्ली में उनकी एम्बेसी ने आम भारतीयों से खुलेआम पैसे मांगे। ये निराश कदम क्यों उठाना पड़ा? इसका जवाब उस तबाही में है जो ईरान पहले ही झेल चुका है। दोस्तों, जरा सोचिए, दिल्ली में बैठी किसी विदेशी एम्बेसी को भारतीय नागरिकों से सीधे पैसों की मदद क्यों मांगनी पड़ी? कहानी की शुरुआत करते हैं आज की दूसरी बड़ी और हैरान करने वाली खबर से। ईरान और भारत का कनेक्शन। स्क्रीन पर दिख रहे इस आर्टिकल के स्क्रीनशॉट पर नजर डालिए। नई दिल्ली स्थित ईरान की एम्बेसी ने एक बहुत ही अनयूजुअल कदम उठाते हुए सीधे भारतीय नागरिकों से मदद की गुहार लगाई है। एम्बेसी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक पब्लिक स्टेटमेंट जारी कर कहा है कि जो भी भारतीय नागरिक इस युद्ध के समय में ईरान के प्रभावित लोगों की मानवीय मदद करना चाहते हैं, वे सीधे उनके बैंक अकाउंट में डोनेशन भेज सकते हैं। हुआ यूं कि कई भारतीय लगातार एम्बेसी से संपर्क कर रहे थे और मानवता के नाते मदद की पेशकश कर रहे थे। इसी को देखते हुए एम्बेसी ने एम्बेसी ऑफ ईरान के नाम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और यहां तक कि एक व्हाट्सएप नंबर भी पब्लिक कर दिया है, ताकि लोग अपनी स्वेच्छा से डोनेशन भेज सकें और रसीद का स्क्रीनशॉट साझा कर सकें। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि ईरान ने चंदा मांगने वाली गुहार सिर्फ दिल्ली में लगाई है, तो